रात के ठीक 12:17 हुए थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। तभी एक औरत के दर्द भरे रोने की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। वो रोना ऐसा था जैसे किसी की सदियों से आत्मा तड़प रही हो। गांव के लोग डर के मारे अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई खिड़की तक नहीं खोलता था, क्योंकि गांव में एक बात पीढ़ियों से कही जाती है, जिसने उस रोने की आवाज को सुनकर कुएं की तरफ देखा, वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। लेकिन मैंने उस रात खिड़की खोल दी और जो मैंने देखा, काश मैं कभी ऐसा देखता ही नहीं। मेरा नाम आरव है। मैं शहर में पत्रकार था। एक दिन मेरे मोबाइल पर अचानक नंबर से कॉल आया। अनजान नंबर था। अगर हिम्मत है तो भैरवपुर आओ, हमारे गांव में कुएं का सच पूरी दुनिया को बताओ। इतना कहकर फोन कट गया। पहले तो मुझे लगा कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन अगले ही दिन न्यूज में देखा भैरवपुर के पिछले 2 महीने में 5 लोगों की रहस्यमय मौत हो चुकी थी। सभी की लाश उसी पुराने कुएं के पास मिली थी। पोस्टमार्टम में मौत की वजह दिल का दौरा बताया गया, लेकिन सबसे अजीब बात, हर लाश के चेहरे पर ऐसा डर था जैसे मरने से पहले उन्होंने नरक देख लिया हो। यही देखकर मैंने वहां जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन मैं भैरवपुर पहुंच गया। गांव उम्मीद से भी ज्यादा सुनसान था। बच्चे बाहर नहीं खेल रहे थे। दुकान शाम से पहले बंद हो जाती थी, पर हर चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने चाय वाले से पूछा, ये कुएं वाली कहानी क्या है? उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, साहब, सूरज डूबने से पहले गांव छोड़ दीजिए। मैं मुस्कुराया। इतना भी क्या डरना? वो मेरी आंखों में देखने लगा। आज रात 12 बजे अगर आवाज सुनाई दे तो चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत निकलना। इतना कहकर वो दुकानदार दुकान बंद करके वहां से चला गया। गांव के सरपंच ने मुझे रहने के लिए पंचायत भवन से कमरा दे दिया। कमरे की खिड़कियों से वही पुराना कुआं मुझे दिखाई दे रहा था। कुआं जिसके चारों तरफ टूटी हुई पत्थर की दीवारें थी। उसके पास एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें कुएं के अंदर तक जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ किसी चीज को पकड़कर बैठा हो। शाम को मेरी मुलाकात गांव के सबसे बूढ़े आदमी से हुई। उनका नाम था गोपाल काका। उनकी उम्र लगभग 90 साल की थी। उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग मशीन बंद कर दी। फिर बोले, ये कहानी कैमरे के लिए नहीं है बेटा, ये कहानी मौत बुलाती है। मैंने कहा, फिर बताइए। उन्होंने कांपती आवाज में कहना शुरू कर दिया। आज से लगभग 50 साल पहले इस गांव में मीरा नाम की एक औरत रहती थी। बहुत सुंदर थी, बहुत सीधी थी। उस पर गांव के जमींदार की बुरी नजर पड़ गई थी। उसने उसे इनकार कर दिया तो पूरे गांव ने उसे झूठा इल्जाम लगाकर उसे डायन घोषित कर दिया। एक रात उसे रस्सियों से बांधकर इसी कुएं में फेंक दिया गया। मरते वक्त उसने सिर्फ एक बात कही थी, जिसने मुझे मरते देखा उसकी 7 पीढ़ियां रोएंगी। मैंने पूछा, उसके बाद? गोपाल काका की आंखों में आंसू आ गए। उस रात से हर रात वही रोती है। मैंने हंसकर कहा, काका, ये सिर्फ अंधविश्वास है। उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली। उनका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। आज रात अगर कोई औरत तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुलाए तो जवाब मत देना। रात के 11 बज गए थे। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। कुत्ते लगातार रो रहे थे। हवा बिल्कुल बंद थी। फिर घड़ी ने 12 बजाई। 1 मिनट, 2 मिनट, सब शांत। मैं सोच ही रहा था कि शायद कुछ नहीं होगा। तभी दूर से किसी के सिसकने की आवाज आई। धीरे धीरे वो रोना तेज होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत
कुएं के अंदर बैठकर रो रही हो। मेरे पूरे शरीर में डर की झुंझुनी दौड़ गई। मैंने कैमरा ऑन किया, खिड़की से बाहर देखा। कुएं के पास सफेद साड़ी पहनकर एक औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। वो लगातार रो रही थी। मैंने कैमरा जूम किया। अचानक वो रोना बंद हो गया। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया और फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया, लेकिन उसका चेहरा ही नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ काला अंधेरा था। मेरा कैमरा अपने आप बंद हो गया। मोबाइल की स्क्रीन फट गई। कमरे का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। तभी बाहर से एक औरत की आवाज आई, आ रहो, बाहर आओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं जम गया। मैंने किसी को अपना नाम बताया तक नहीं था। आवाज फिर आई, इस बार बिल्कुल मेरी माँ जैसी आवाज। बेटा दरवाजा खोलो। मेरे कदम अपने आप दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, जैसे किसी ने मेरे दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। मैंने कुंडी पकड़ ली और जैसे ही दरवाजा खोलने वाला था, पीछे से किसी ने जोर से मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं पलटा तो गोपाल काका खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे से खून बह रहा था। उन्होंने चीख कर कहा, दरवाजा मत खोलना, वो मीरा नहीं, वो कुछ और है। उसी पल दरवाजे के नीचे की दरार से 4 लंबी काली उंगलियां धीरे धीरे कमरे के अंदर घुसने लगी और बाहर से वही आवाज फिर से आई, अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगी। कमरे के बाहर वही औरत खड़ी थी। दरवाजे के नीचे से उनके नाखून पत्थर को ऐसे खिरोच रहे थे जैसे कोई भूखा जानवर अपने शिकार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। उस आवाज ने मेरे शरीर में डर की पूरी झुंझुनी दौड़ा दी। गोपाल काका ने कांपते हाथों से अपनी जेब से राख की एक पुड़िया निकाली और दरवाजे के सामने एक गोल घेरा बना दिया। जैसे ही आखिरी रेखा पूरी हुई, दरवाजे पर किसी ने इतनी जोर से वार किया कि पूरा कमरा हिल गया। खिड़कियों के शीशे अपने आप टूट गए। बर्फ जैसी ठंडी हवा कमरे के अंदर भर गई। बाहर से फिर वही आवाज आई, आ रहा, दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी आंखों से आंसू आ गए। आवाज बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी। गोपाल काका चीखे, कानों पर हाथ रखो, उसकी आवाज मत सुनो, वो तुम्हारे मन की सबसे प्यारी आवाज बन जाती है, फिर तुम्हें वो अपने पास बुला लेती है। मैंने तुरंत अपने कान बंद कर लिए, लेकिन तभी मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर वीडियो अपने आप चलने लगी। वीडियो में मेरी माँ थी, वो रो रही थी, बेटा मैं कुएं में गिर गई हूँ, जल्दी आ। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं दरवाजे की तरफ दौड़ा। गोपाल काका ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। उसी पल मोबाइल की स्क्रीन अपने आप फट गई और उसमें से काला गाढ़ा पानी बहने लगा। गोपाल काका बोले, देख लिया, ये तेरे मन से खेलती है। तभी बाहर अचानक सब शांत हो गया। इतनी गहरी खामोशी की अपनी धड़कनें खुद सुन सकते हो। मैंने धीरे से खिड़की से झांका। कुएं के पास कोई नहीं था, लेकिन बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर दर्जनों लोग लटक रहे थे। उनकी आंखें खुली हुई थी, सबकी गर्दन टेढ़ी थी और सबकी नजरें मेरी तरफ थी। अचानक एक एक करके सबने अपनी गर्दन घुमानी शुरू कर दी। 180 डिग्री, फिर 360 डिग्री और फिर सब एक साथ मुस्कुराने लगे। मैं चीख पड़ा। तभी पूरा दृश्य एकदम से गायब हो गया। गोपाल काका ने मेरी बाह पकड़ ली। अब देर हो चुकी है, उसने तुम्हें देख लिया है। आज रात अगर कुछ नहीं किया तो सूरज निकलने से पहले तू मर जाएगा। मैंने घबरा कर पूछा, क्या करना होगा? काका बोले, जिसे गांव वालों ने कुएं में फेंका था, उसकी हड्डी आज तक उसी कुएं की तलहटी में है।
जब तक उन्हें सम्मान से बाहर निकालकर अंतिम संस्कार नहीं होगा, ये श्राप खत्म नहीं होगा। मैंने पूछा, लेकिन आधी रात को कुएं में कौन उतरेगा? गोपाल काका मेरी तरफ देखने लगे, बोले, तू। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। हम दोनों टॉर्च, मोटी रस्सी और लोहे का हुक लेकर कुएं की तरफ बढ़े। पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारे लोग यहाँ से गायब हो गए हो। जैसे ही हम कुएं के पास पहुंचे, पानी अपने आप उबलने लगा। उसमें से रोने की आवाज पहले से भी ज्यादा तेज होने लगी। गोपाल काका ने रस्सी मेरी कमर में बांध दी। काका ने मुझसे कहा, जो भी दिखे उससे बात मत करना। मैं धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। दीवारों पर पुराने नाखूनों के निशान थे, कई जगह सूखा हुआ खून भी दिखाई दे रहा था। नीचे पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। पानी सिर्फ घुटनों तक था, लेकिन उस पानी से सड़न की बदबू नहीं बल्कि अगरबत्ती और जले हुए बालों की मिलीजुली गंध आ रही थी। अचानक मेरे पैर किसी ने पकड़ लिए। मैंने नीचे देखा, दर्जनों सफेद हाथ पानी के अंदर से निकलकर मेरे पैर पकड़ चुके थे। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़वाने की कोशिश की, तभी टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी। वहां एक इंसानी कंकाल बैठा था। उसकी गर्दन में चांदी का टूटा हुआ मंगलसूत्र था। शायद वही मीरा थी। मैंने जैसे ही उसे छूना चाहा, पूरा कुआं जोर से कांपने लगा। पानी काला हो गया और मेरे पीछे से किसी औरत की धीमी हंसने की आवाज सुनाई दी। मैं पलटा तो एक सफेद साड़ी वाली औरत ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी। उनकी जगह दो काले गड्ढे थे। उसका मुंह कान तक फटे हुए थे। वो मुस्कुराई और बोली, इतने सालों बाद कोई मुझे घर ले जाएगा। मैंने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। वो अचानक जोर से हंसने लगी, बोली, मदद? जिस रात मुझे यहाँ फेंका गया था, पूरा गांव देख रहा था, किसी ने मुझे नहीं बचाया। इतना कहते ही कुएं की दीवारों से खून बहने लगा। सैकड़ों औरत की रोने की आवाज एक साथ गूंजने लगी। तभी मुझे कंगाल के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मैंने मिट्टी हटाई। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। मैंने पहला पन्ना खोला और मेरा खून जम गया। उसमें लिखा था, मीरा निर्दोष थी, असली डायन मैं नहीं, गांव का मुखिया था। उसने तांत्रिक विद्या के लिए दर्जनों औरतों की बलि दी है। मुझे सच पता चल गया, इसलिए मुझे मार दिया गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले गोपाल काका की चीख सुनाई दी, आरव जल्दी ऊपर आ। मैंने रस्सी पकड़ी, लेकिन रस्सी अपने आप कट गई। मैं फिर से पानी में गिर गया। काला पानी अचानक गहरा होने लगा। उसमें से दर्जनों हाथ निकलकर मुझे नीचे खींचने लगे। मैंने पूरी ताकत से मीरा का कंकाल उठाया अपनी बाहों में और उसी क्षण पूरे कुएं में तेज सफेद रोशनी फैल गई। एक भयानक चीख गूंजी, इतनी तेज कि मेरे कानों से खून निकल गया। सारे काले हाथ जलने लगे। मैं किसी तरह दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। गोपाल काका ने मुझे बाहर खींच लिया। जैसे ही मीरा के अवशेष को जमीन पर रखा गया, बरगद का विशाल पेड़ जो था धमाके से बीच में से टूट गया। कुएं का पानी पहली बार बिल्कुल साफ हो गया था। रोने की आवाज बंद हो चुकी थी। गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे। सबकी आंखों में राहत थी। सुबह मीरा के शरीर का पूरे सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। लोगों को लगा श्राप खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। 3 दिन बाद मैं शहर लौट आया था। कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने बैठा था। जहां जहां मुझे अकेला दिखाई देना चाहिए था, वहां हर फ्रेम में मेरे पीछे एक छोटी सी लड़की खड़ी दिखाई दे रही। उसने सफेद फ्रॉक पहना हुआ था, गीले बाल थे और काली आंखें, खाली आंखें। वो हर फ्रेम में अलग थी। वो हर अगले फ्रेम में थी। मेरे थोड़ा करीब आ रही थी। आखिरी वीडियो में
मैं कैमरे की तरफ देख रहा था और वो ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। वही लड़की मुस्कुराकर फुसफुसाकर बोली, मीरा तो चली गई, लेकिन मैं कभी इस कुएं में बंद नहीं थी। उसी पल वीडियो अपने आप बंद हो गई और आज भैरवपुर के उस कुएं को मिट्टी से बंद कर दिया गया। लेकिन गांव वाले कहते हैं बरसात की कुछ रातों में वो कुआं वहां कभी कभी दिखाई देता है। वहां से अब भी एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज आती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते।